नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का और इस उम्मीद में कि आप सभी स्वस्थ होंगे और दिशा निर्देशों का पालन कर रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूं अमृता चौरसिया और आइए शुरुआत करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को प्रवासी श्रमिकों, रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और छोटे किसानों के लिए कई घोषणाएं की। प्रवासी मजदूर वो जहां भी होंगे उन्हें अनाज की मुफ्त सप्लाई की जाएगी। इसके तहत अगले 2 महीनों के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना मुफ्त दिया जाएगा। इसके लिए उनके पास कार्ड होना जरूरी नहीं है। जल्द ही प्रवासी मजदूर एक ही राशन कार्ड से देश के किसी भी कोने में अनाज ले सकेंगे। राशन कार्ड की नेशनल पोर्टेबिलिटी का जो ये काम है उसका 83% इस साल अगस्त और 100% का काम मार्च 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने जा रही है, जिसके तहत उन्हें कम किराए पर रहने लायक घर मिल सकेगा। छोटे व्यापारियों की मदद करने के लिए सरकार ने मुद्रा शिशु ऋण पर 1500 करोड़ रुपए के ब्याज में राहत देने का फैसला लिया है। अब तक योजना में 1,62,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जा चुका है। इस फैसले के तहत नियमित रूप से कर्ज चुकाने वाले कामगारों को 12 महीने तक ब्याज में 2% की छूट दी जाएगी। साथ ही सरकार ने देश के 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी 5,000 करोड़ रुपए के कर्ज का ऐलान किया। इसके तहत प्रत्येक कारोबारी को 10,000 रुपए तक की मदद दी जा सकती है। मध्यम वर्ग के 6 से 18 लाख रुपए की सालाना आय वाले परिवारों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग की क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को सरकार ने मार्च 2021 तक जारी रखने का फैसला किया है। इसमें हाउसिंग सेक्टर में 17,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है। सरकार 6,000 करोड़ रुपए के कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी फंड यानी कि कैंपा फंड के जरिए आदिवासी इलाकों में रोजगार पैदा करने जा रही है। इसके अलावा रबी फसल को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड के जरिए सरकार 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सुविधा जारी करने जा रही है। ये सुविधा पहले जारी 90,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त है। किसान क्रेडिट कार्ड की पहुंच को बढ़ाया जाएगा और बाकी बचे 2.5 करोड़ किसानों को भी ये कार्ड जो है वो मुहैया कराया जाएगा। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में मछुआरों और पशुपालकों को भी शामिल किया जाएगा। इससे इन किसानों, मछुआरों और पशुपालकों को 2 लाख करोड़ रुपए के कर्ज का फायदा मिल सकेगा। सरकार ने ये बताया है कि जो प्रवासी मजदूर वापस राज्यों में गए हैं उन्हें भी रोजगार देने का प्रयास चल रहा है। मनरेगा के तहत अब तक 1,87,000 ग्राम पंचायतों के जरिए 2,33,000 करोड़ जो है वो रोजगार पैदा किए जा चुके हैं, जो कि पिछले साल मई महीने से 40 से 50% ज्यादा है। दूसरी तरफ उनका वेतन भी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए किया जा चुका है। मजदूरों की बात करें तो वित्त मंत्री ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी का लाभ फिलहाल 30% मजदूरों को मिल पा रहा है। लेबर कोड के तहत सरकार न्यूनतम वेतन का लाभ सभी को देने का प्रयास कर रही है और एक क्षेत्रीय असमानता को दूर किए जाने पर काम चल रहा है। सभी मजदूरों को नियुक्ति पत्र मिलेगा और साल में हर मजदूर का एक बार स्वास्थ्य चेकअप होगा। साथ ही वेलफेयर बेनिफिट की पोर्टेबिलिटी भी मिलेगी। सभी मजदूरों को ESIC भी सुनिश्चित कराई जाएगी और इसके साथ ही बेरोजगार मजदूरों की रीस्किलिंग पर भी काम किया जाएगा। महिलाओं को ये सभी अधिकार दिए जाएंगे। साथ ही उन्हें रात में काम करने का भी अधिकार मिलेगा। केंद्र सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा के 24 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में MSME सेक्टर के 56,754 उद्यमियों को एक मुश्त 2,000 करोड़ से अधिक का लोन दिया है। राज्य ने पहले से इसकी तैयारी कर रखी थी। केंद्र के पैकेज के ऐलान के तत्काल बाद लॉकडाउन अवधि में इतनी बड़ी रकम का लोन देने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने MSME का साथी पोर्टल भी लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश में छोटी बड़ी करीब 90 लाख MSME इकाइयां हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे कामगारों को बड़ी मदद मिलेगी और पलायन का जो कलंक है वो भी मिट जाएगा। कोविड-19 के खिलाफ जंग में PM केयर्स फंड ने एक अहम योगदान देने का फैसला किया है। PM केयर्स फंड ट्रस्ट ने विभिन्न प्रकल्पों के लिए 3,100 करोड़ रुपए का आवंटन का ऐलान किया है। इसके तहत
200 करोड़ रुपए की धनराशि वेंटिलेटर्स की खरीद में इस्तेमाल होगी। इसके अलावा 1000 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग प्रवासी कामगारों की देखरेख में किया जाएगा। 100 करोड़ रुपए की राशि कोविड-19 की वैक्सीन के विकास में सहायता के लिए दी जाएगी। इस पैकेज की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फंड में योगदान करने के लिए सभी दानदाताओं का आभार भी जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में सहयोग देने के लिए इस साल अपने वेतन में से 30% की कटौती करने सहित कई अन्य कदमों की घोषणा की। उन्होंने लिमोजिन वाहन की खरीद टालना, कार्यक्रमों में अतिथियों की संख्या कम करना, घरेलू दौरों और कार्यक्रमों के साथ साथ राष्ट्रपति भवन के रखरखाव पर होने वाले सालाना खर्चे में कटौती शामिल है। इन उपायों से चालू वित्त वर्ष में राष्ट्रपति भवन के बजट के लगभग 20% की बचत का अनुमान है। पिछले महीने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू भी हालात सामान्य होने तक अपने वेतन का 30% हिस्सा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इसके अलावा इस महीने की 4 तारीख को यह भी ऐलान किया गया कि राज्यसभा सचिवालय ने इस वित्त वर्ष में करीब 80 करोड़ की बचत का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें से 60 करोड़ रुपए के बजट कटौती की पहचान की जा चुकी है। उपराष्ट्रपति ने आर्थिक मंदी और राजस्व में गिरावट को देखते हुए बचत बढ़ाने के लिए खर्च की सख्त निगरानी के निर्देश भी दिए हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 78,000 के पार हो गई। इसमें से 49,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,722 नए केस सामने आए हैं और 134 लोगों की मौत हुई। हालांकि रिकवरी रेट में लगातार इजाफा हो रहा है। कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की जो दर है वो 33.63% हो गई है। देश में अब तक 26,235 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं मृतकों का आंकड़ा 2,549 तक पहुंच गया है। देश में कोरोना संक्रमण के डबलिंग रेट में पिछले 3 दिनों में सुधार आया है। डबलिंग रेट अब बढ़कर 13.9 दिन हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह बताया है कि पिछले 24 घंटों में 14 राज्यों में कोरोना का एक भी केस नहीं आया। उन्होंने गुरुवार को नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का दौरा किया और 6800 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित की। उन्होंने ये बताया कि भारत जल्द ही 20 लाख कोरोना वायरस की टेस्टिंग मार्ग पर पहुंच जाएगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 का उपचार खोजने में विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से सुझाए गए परीक्षणों पर काम शुरू कर दिया है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि आईसीएमआर के राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान में इन परीक्षणों के लिए समन्वय का काम चल रहा है। इन परीक्षणों में 4 संभावित एंटीवायरल एजेंट्स रेमडेसिविर, क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और इंटरफेरनो के साथ ही लेपिनावीर, रितोनावीर का मूल्यांकन भी किया जा रहा है। इस बीच आयुष मंत्रालय और सीएसआईआर मिलकर कोविड-19 से संबंधित 4 दवाइयों पर काम कर रहा है। इस बात की जानकारी केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने दी। उन्होंने कहा कि उनका परीक्षण 1 सप्ताह के अंदर शुरू हो जाएगा। उन्होंने ये उम्मीद जताई कि हमारी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां कोरोना संक्रमण से निपटने का रास्ता दिखाएंगी। राजधानी दिल्ली में 17 मई के बाद लॉकडाउन में कितनी छूट दी जानी चाहिए, इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 5 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं। ज्यादातर लोगों की राय ये है कि स्कूल, कॉलेज या अन्य शैक्षणिक संस्थान गर्मी की छुट्टियों के बाद खुलने चाहिए। नाई की दुकान, स्पा, सिनेमा हॉल, होटल, स्विमिंग पूल भी अभी ना खोले जाएं। रेस्टोरेंट, कम सवारियों के साथ मेट्रो और बसों को चलाने का सुझाव जो हैं वो भी आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के सुझावों पर उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ चर्चा के बाद केंद्र सरकार के आदेश के हिसाब से अंतिम निर्णय जो है वो लिया जाएगा। रेलवे ने 30 जून तक के लिए सभी रिजर्वेशन टिकटों को रद्द कर दिया है। यह आदेश नियमित ट्रेनों के लिए है जो कि पहले से ही रद्द हैं। अब सिर्फ विशेष ट्रेनों और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को ही चलाया जाएगा। रेल मंत्रालय के बयान के मुताबिक मेल, एक्सप्रेस, यात्री और उपनगरीय सेवाओं समेत यात्री सेवाओं को अगली सलाह तक के लिए रद्द किया गया है और बुक की गई सभी टिकटों के पैसे जो हैं वो रिफंड कर दिए जाएंगे। काउंटर पर रिफंड यात्रा की तारीख से 6 महीने तक टिकट जमा करने पर लिया जा सकता है। और इसके अलावा रेलवे ने विशेष रेलगाड़ियों के लिए 22 मई से वेटिंग लिस्ट जारी करने का फैसला लिया है। साथ ही 24 घंटे पहले टिकट रद्द किए जाने की बाध्यता भी खत्म कर दी है।
कोरोना संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लॉकडाउन के बाद भी घर में से ही काम करने की अनुमति दी जा सकती है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घर से काम करने के संबंध में एक मसौदे की रूपरेखा जो है वो तैयार की गई है। इसमें ये कहा गया है कि अभी करीब 75 मंत्रालय, विभाग ई कार्यालय मंच का सक्रियता से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें से 57 ने अपने काम का 80% से ज्यादा लक्ष्य हासिल भी कर लिया है। फिलहाल जो मंत्रालय या विभाग ई कार्यालय मॉड्यूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वे समयबद्ध तरीके से अपने सचिवालय और अधीनस्थ कार्यालयों में इसका जल्द क्रियान्वयन करेंगे। हालांकि घर से काम करते हुए क्लासिफाइड फाइलों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मंत्रालय विभाग कर्मचारियों को लैपटॉप, डेस्कटॉप के रूप में साजो सामान संबंधी सहयोग रोटेशन के आधार पर मुहैया कराएंगे। साथ ही घर से काम के दौरान इंटरनेट सेवाओं के लिए भी भुगतान किया जा सकता है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये चेतावनी देते हुए कहा है कि कोरोना वायरस अभी दूर नहीं जा सकता है और दुनिया भर की आबादी को इसके साथ रहना सीखना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपात कार्यक्रम के प्रमुख माइकल रयान ने कहा कि यह अनुमान लगाना कठिन है कि हम अब इस संकट पर विजय प्राप्त करेंगे। दुनिया भर के देशों के द्वारा धीरे धीरे लॉकडाउन से बाहर आने पर उन्होंने कहा है कि हमें इस वायरस के साथ रहना सीखना होगा। उन्होंने कहा कि टीके के अभाव में लोगों के भीतर इस विषाणु के खिलाफ प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होने में वर्षों लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी उम्मीद है कि इसका एक प्रभावी टीका आएगा, लेकिन तब भी इसे बड़ी मात्रा में बनाने और दुनिया भर के लोगों तक मुहैया कराने के लिए बहुत काम करने की आवश्यकता होगी। ऐसे में ज्यादा सावधानी बरतनी होगी और यही एकमात्र उपाय है। तो रखिए आप अपना ख्याल, और फिलहाल इन अपडेट्स में मेरे साथ इतना ही। अगले अपडेट्स में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।